हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे। तो हम जो है आज पोस्टमार्टम हेमरेज को जो है वो कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी पूरी डिटेल जो है वो बनाई हुई है और आप लोगों को जो है वो इनका हर एक कॉज का जो है वो मैकेनिज़्म भी आपको जो है इसमें बताऊँगा। ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी ताकि आप लोगों को जो है वो पेपर में जो है ईज़िली आप इसको जो है वो क्रैक कर सकें। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज की डेफिनेशन से। अच्छा, तो पोस्टमार्टम की हेमरेज की डेफिनेशन बेसिकली है क्या चीज़ कि इसमें ये कह रहा है कि इंक्रीज ब्लड लॉस आफ्टर द डिलीवरी। पोस्टमार्टम मीन्स आफ्टर, ठीक है, डिलीवरी। तो हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग। तो अगर जो है वो ब्लीडिंग कितनी हो रही है, इफ़ ग्रेटर देन 500 ml ब्लड, मतलब कि ब्लड लॉस हो रहा है ग्रेटर देन 500 ml, तो इट इज़ नॉन एज दी पोस्टमार्टम हेमरेज, मतलब कि आफ्टर डिलीवरी। ठीक है। तो ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। और इसकी जो है वो दो जो है इसकी टाइप्स है। एक तो जो है वो प्राइमरी है और दूसरा जो है वो सेकेंडरी है। अब प्राइमरी जो है उसका क्या मतलब है कि अगर ब्लड जो है वो लॉस हो चुका है ग्रेटर देन 500 ml, मतलब कि आफ्टर डिलीवरी, विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी के बाद, मतलब कि डिलीवरी हो गई है 24 आवर्स के दौरान ही उसका ब्लड लॉस जो है वो ग्रेटर देन 500 ml हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है वो पीपीएच क्या होगा, कि वो प्राइमरी जो है वो पीपीएच होगा, पोस्टमार्टम हेमरेज। और अगर सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो ब्लड लॉस होगा बिटवीन द 24 आवर्स टू 6 वीक्स। हाँ, मतलब कि डिलीवरी हो चुकी है 24 आवर्स के बाद हो रहा है या फिर 6 वीक्स के, मतलब कि जब तक 6 वीक्स नहीं होते इसी बीच में जो है वो अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो फिर हम जो है वो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी पीपीएच। ठीक है। तो अब स्टेजेस पे हम इसको जो है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि स्टेजेस जो है वो, मतलब कि कौन सी वुमेन जो है वो कौन से स्टेज पीपीएच से जो है वो प्रेजेंट कर रही है। ठीक है। हम इसको जो है पहले देखेंगे कि स्टेज पे के अगर स्टेज 1 है तो 500 to 1000 ml जो है वो ब्लड अगर लॉस हो चुका है बॉडी से, तो हम उसको जो है पहले तो चेक करेंगे, उसकी जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह चेक करेंगे, देन जो है ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे। हम इस तरह से नॉर्मली आइडिया तो नहीं लगा सकते कि कितना ब्लड लॉस जो है वो बेसिकली हुआ है। तो हम एक आइडिया, मतलब कि नॉर्मल एक आइडिया दे सकते हैं, रफली आइडिया दे सकते हैं कि इतना जो है वो, या उससे हिस्ट्री पूछकर जो है वो आइडिया ले सकते हैं कि कितना उसको जो है वो ब्लड लॉस हुआ है और कितने दिनों में हुआ है। ठीक है। क्या वो प्राइमरी हुआ है या फिर वो जो है वो सेकेंडरी था। ठीक है। तो 500 ml या फिर 1000 ml तक अगर इस बीच में जो है वो ब्लड लॉस हो रहा है तो वो क्या होगा, स्टेज 1 होगा। स्टेज 2 की यहाँ पे मैंने लिखी हुई है 1000 to 1500 ml, और थर्ड की जो है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 1500 to 2000 ml, और जो फोर्थ की क्या लिखी हुई है, ग्रेटर देन 2000 ml। ठीक है। तो आप लोग बस इतना याद रखें कि ग्रेटर देन 500 ml अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो इट इज़ नॉन एज दी पीपीएच, मतलब कि आफ्टर डिलीवरी। अब इसके कुछ कॉजेज़ है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है इसका, 4 T's। ठीक है। मतलब कि 4 T's का मतलब ये है कि टोन, टिश्यू, ट्रॉमा, थ्रोम्बिन। ये आप जस्ट जो है वो याद रखें। अगर कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि पीपीएच के कॉजेज़ क्या हैं, तो वो आप उसको कॉजेज़ एक्यूरेटली बता देंगे ना कि टोन, टिश्यू, ट्रॉमा और थ्रोम्बिन। तो वो मतलब कि आप लोगों को जो है वो अप्रिशिएट भी करेगा। ठीक है। मगर यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इन कॉजेज़ को मैंने, मतलब कि अलग अलग से जो है इनको मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। अब इनकी मैंने अलग अलग से इनकी ट्रीटमेंट भी लिखी हुई है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टोन से। अब देखें, टोन में हम थोड़ा सा डीप में चले जाएंगे कि टोन का मतलब क्या है, कि यहाँ पे जो यूट्राइन टोन है, मतलब कि जो मसल टोन है, यूट्रस के जो मसल्स है, स्मूथ मसल, उनका जो टोन है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है। अब वो क्यों ख़त्म हुआ है उसका रीज़न देखते हैं कि उन उसको हम मतलब कि उस टर्म को हम क्या कहते हैं, यूट्राइन एटोनी। ठीक है। तो यूट्राइन एटोनी का मतलब क्या है, स्लो एंड स्टेडी या फिर लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है। अब लॉस ऑफ ब्लड क्यों हो रहा है इसका मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब देखें यहाँ जब भी कोई मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, अब देखें कोई भी चीज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती तो आप लोगों को वैसे ही पता है कि वो रिलैक्स फॉर्म में होती है तो वो सॉफ्ट होती है बहुत ज़्यादा, मतलब कि स्पंजी होती है ना। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। ठीक है। मतलब जैसे कि प्लेसेंटल एब्रप्शन की बात करूँ तो वहाँ पे मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एब्डोमिनल। तो वहाँ पे आप लोगों को जो है वो पूरा, और जो है वो यूट्रस जो है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा आप उसको पैल्पेट करके देखते हैं तो वो आपको जो है वो थोड़ा सा, मतलब कि वो टेंडरनेस उसमें नज़र आती है आपको। एक तो वो जो है पूरा
मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वुडी हार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्ट है यूट्राइन एटनी, मतलब कि कोई कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं है। आप सिंपली उसको टच करेंगे, जैसे आप बेली को टच करते हैं, वो जैसे वो मूव करता है, ठीक है, वैसे ही जो है वो यूट्रस भी जो है इस तरह से आप उसको जो है थोड़ा सा टच भी करेंगे, तब भी जो है वो बल्क मतलब कि बोगी होगा, स्पंजी सॉफ्ट होगा, वो इजीली जो है वो उस पर डेंट आ सकते हैं उस पर, ठीक है। मगर हम उसको जो है नॉर्मली देखते हैं कि पहले क्या होता क्या है, नॉर्मली यूट्रस जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है ड्यूरिंग लेबर, ताकि जो है वो डायलेट हो सके और इफेसमेंट हो सके सर्विक्स की, ताकि वो फीटस और प्लेसेंटा को जो है ना पुश कर सके, ठीक है। मगर आफ्टर डिलीवरी होता क्या है कि यूट्रस कंटिन्यू कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्शन को और स्क्वीज कर रहा होता है प्लेसेंटल, स्क्वीज कर रहा होता है मतलब, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि जब कोई भी चीज़ जो है वो इस तरह से, फॉर सपोज कि ये देखें, अब ये यूट्रस है, ठीक है। अब पीछे जो है इसकी, अब मैं ये कहूँ कि ये चलो ये पेन जो है ना, ये पेन फॉर सपोज कि ये समझो कि प्लेसेंटल आर्टरीज हैं, ठीक है। मतलब कि जो यूट्रस उसको दे रहा है आर्टरीज, ठीक है, तो प्लेसेंटा को जो इन्वेट कर रही हैं आर्टरीज, ठीक है। मगर वो आर्टरीज हैं फॉर सपोज। अब देखें, अब ये जो है यूट्रस की, ये मेरे दो उंगलियां जो है, ये फॉर सपोज के एक बाउंड्री है यूट्रस की, मतलब कि ये देखो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना, पिक्चर बनाई हुई है कि ये मैंने एक पार्ट उठाया हुआ है, ये कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है। ये जो है पूरी क्या है, वेजल्स है, ठीक है। अब ये वेजल्स है फॉर सपोज कि यहाँ पे देखें कि ये बीच में जो है एक वेजल है, ठीक है। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा यूट्रस, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब पीछे से वेजल क्या हो गई, बंद हो गई ना, पीछे से वेजल बंद हो गई, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ब्लीडिंग होगी नहीं। अगर फॉर सपोज कि मैं ये कहूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, ये सिंपल इस तरह से ही पड़ा हुआ है, तो जब ये प्लेसेंटा जब ये इससे डिटेच हो जाएगा, तो पीछे से ब्लीडिंग तो होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो ब्लड सप्लाई तो हो रही है वहाँ से, मैटरनल ब्लड सप्लाई। तो यहाँ से फिर ब्लड सप्लाई जो है वो रुकेगी नहीं, तो यहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, और इस ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं, पोस्ट पार्टल हेमरेज, ठीक है। अब देखें यहाँ पे यूट्राइन एटोनी में होता क्या है कि ये यूट्रस है, मैंने इसकी जो है एक हिस्सा उठाया हुआ है, यहाँ पे देखें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो ये जो है ना, देखें ये इस तरह से है। अब ये इस तरह से है, अब इस ये होगा क्या कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ब्लड सप्लाई जो है वो रुकेगी नहीं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, इस तरह से खुला हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो है मैटरनल सप्लाई आएगी, तो यहाँ से क्या होगा, ये यूट्रस से क्या होगी, ये लीक होना शुरू हो जाएगी। तो देखें, नो कॉन्ट्रैक्शन लीड टू द इंक्रीज ब्लीडिंग, लीड टू द पोस्टपार्टम हेमरेज। तो यूट्राइन एटनी में सिर्फ सिंपल यही होता है कि कॉन्ट्रैक्शंस होती नहीं है मसल्स की, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो ब्लड जो है पीछे से जो है वो लीक होना शुरू हो जाएगा। लीक होगा तो उसे आप जो है वो रोक नहीं सकते। हाँ, ट्रीटमेंट है अवेलेबल, ट्रीटमेंट पे हम आते हैं। यूट्राइन एटनी होती क्यों है, देखें, यूट्राइन एटनी बिकॉज ऑफ ड्यू टू द रिपीटेड डिस्टेंशन मल्टीपल प्रेगनेंसी का सिंपल यही मतलब कि अगर बार बार प्रेगनेंसी हो रही है, या फिर जो है वो मल्टीपल जो है वो गेस्टेशंस हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर प्रोलॉन्ग लेबर है। अब लेबर जो है बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो चुका है, और वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा फटीग हो गई है, बार बार जो है वो पुश नहीं कर पा रही, ठीक है। तो यूट्राइन फटीग हो जाएगा, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है, पुश नहीं कर पा रही का मतलब सिंपल तो यही है ना कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डेवलप नहीं हो रही अब, तो क्योंकि वुमेन की जो है वो स्टेमिना ही खत्म हो गई अब वो, ठीक है। या तो फिर ऑक्सीटॉक्सिन जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया है हमने उसको, ऑक्सीटॉक्सिन का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ इस वजह से, क्योंकि जो मसल्स होंगे वो ऑक्सीटॉक्सिन को जो है वो पिक ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनके रिसेप्टर्स ही बहुत ज़्यादा डिसेंसिटाइज हो गए हैं, ठीक है। तो जब तक वो सेंसिटाइज हो तब वो जो है ऑक्सीजन उस पर काम करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीटॉक्सिन यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। उसके अलावा फुल ब्लैडर पुश अगेंस्ट द यूट्रस, मतलब कि पीछे से ब्लैडर अगर यूरिन से जो है वो भरा हुआ है, तो वो पुश करेगा ना यूट्रस को, तो वहाँ पे उसकी वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस क्या हो सकती हैं, डिस्टर्ब हो सकती हैं यूट्रस की, वो इंटरफेयर करेगा कॉन्ट्रैक्शन के साथ, ठीक है। और आखिरी क्या है कि ड्रग्स भी हो सकती हैं जो कि पूरे मसल्स को जो है वो रिलैक्स कर सकती हैं, जैसे कि हेलोदेन है, मैग्नीशियम सल्फेट है, और दूसरी निफेडिपिन ड्रग्स हैं। ये तीनों ड्रग्स जो हैं ETC और भी हो सकती हैं, ठीक। तो ये जो है टोटली यूट्राइन एटनी जो है वो कॉज करवा सकती हैं। यूट्राइन एटनी का मैंने मैकेनिज्म तो आपको बता दिया कि एटनी हो जाएगी तो उससे प्रॉब्लम यही होगी कि वो बाउंड्रीज जो है ना, ये वाली यूट्रस की, ये देखो ना, ये बाउंड्रीज हैं, कौन सी वाली, देखो मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये बाउंड्रीज है ना, ये वाली, ठीक है। मतलब ये पूरा यूट्रस है, ये वाले सेगमेंट्स,
ठीक है। ये क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे नहीं एक दूसरे के साथ, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होगा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये ओपन हुआ होगा, यहाँ से मैटरनल ब्लड सप्लाई जो है वो आ रही है, ये यहाँ से क्या करेगी, लीक करना शुरू कर देगी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है यूट्राइन एटनी की। ठीक है, यूट्राइन एटनी की ट्रीटमेंट हम फ्रंटल मसाज करेंगे। ठीक है, ऊपर से जो है हम मसाज करना शुरू कर देंगे, ताकि जो है थोड़ा सा जो है यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करे, हार्ड हो, मतलब कि हार्ड हो जाए वो, थोड़ा सा ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाए। ठीक, और अगर कोई ब्लैडर का मसला है, कोई यूट्राइन एटनी लिटरली है नहीं, मगर कोई ब्लैडर का मसला आ रहा है जिसकी वजह से यूट्राइन एटनी हो रही है, तो फिर हम जो है उसको क्या करेंगे, उस वुमेन को जो है वो यूरिनेट करवाएंगे, ताकि जो है वो ब्लैडर जो है वो मतलब कि वो रिलैक्स हो जाए, मतलब कि वो ब्लैडर जो है वो यूरिन जो है वो सारा जो है वो एक्सक्रीट हो जाए। उसके अलावा हम क्या करेंगे, मेडिकेशन भी दे सकते हैं, ताकि जो है कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो सकें। मतलब कि अगर ऑक्सीटॉक्सिन की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर ऐसे है कि रिसेप्टर जो है वो मतलब कि सेंसिटाइज वैसे ही है, मगर मतलब कि ऑक्सीटॉक्सिन यूज़ की वजह से मतलब कि ये यूट्राइन एटनी नहीं हुई, किसी और वजह से हुई है। ठीक है, तो फिर हम जो है वो ऑक्सीटॉक्सिन जो है हम दे सकते हैं, ये मेडिकेशन भी हो सकती है, या फिर सर्जिकली हम उसको जो है वो ट्रीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यूट्राइन एटनी को। अच्छा, ये तो जैसे इसकी ट्रीटमेंट है यूट्राइन एटनी, और ये पहला कॉज था टोन का। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टोन वाला तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रॉमा की। देखें ट्रॉमा में क्या लिखा हुआ है कि ट्रॉमा जो है, इसमें किसी भी पार्ट को, रिप्रोडक्टिव पार्ट को, यूट्रस हो, सर्विक्स हो, या फिर विजाइना हो, या फिर पेरिनियम हो, इन पर अगर कोई भी ट्रॉमा आ जाता है वुमेन को, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई और चीज़ हो जाए, ठीक है, या फिर गलती से जो है वो कभी कभार ऐसा होता है ना कि कभी कभार इस तरह से ये भी होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, मतलब कि वुमेन जो है वो गिर गई है किसी वजह से, तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल जो है वो सी सेक्शन जो है वो भी हो सकते हैं, क्योंकि स्कारिंग हो रही होती है बार बार वहाँ पे। स्कारिंग होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि यूट्राइन स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो ईजिली जो है वो वहाँ से मतलब कि स्कार टिश्यू जो है ना वो इतना अच्छा जो है परफॉर्म नहीं कर पाता, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जो है वो इतनी अच्छी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, और दूसरा जो है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो, जिसकी वजह से कोई ट्रॉमा हो जाए, ट्रॉमा होगा तो यूट्रस जो है वो मतलब कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सही तरह से नहीं होंगी, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है, सर्विक्स पे भी जो है वो ट्रॉमा आ सकता है। ठीक है, सर्वाइकल स्टीनोसिस की वजह से भी हो सकती है ये चीज़ें। ठीक, और इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट क्या है, देखें ट्रीटमेंट जो है वो एज ए इमरजेंसी हम इसको जो है वो ट्रीट करेंगे। अब देखें कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको, उस बंदे को, अगर कोई वुमेन नहीं है, कोई और भी बंदा है, मतलब कि कोई मेल या कोई और फीमेल है, उसका कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो फिर अगर कोई एक्सीडेंट के साथ आता है तो उसको हम इमरजेंसी ही ट्रीट करते हैं ना, तो इससे भी हम इमरजेंसी ट्रीट करेंगे। अगर कोई ये इसमें मतलब कोई डैमेज आ गई तो हम उसको जो है वो रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। कोई लेसरेशंस आ गई हैं तो अब प्रेशर अप्लाई करके हम उसको स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो मेयर्स जो है प्रिवेंशन मेयर्स जो ट्रीटमेंट वगैरह हम करते हैं ट्रॉमा में, ये इसका दूसरा कॉज है ट्रॉमा। और यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे कि यूट्राइन रप्चर की वजह से भी जो है पीपीएच हो सकता है, और इन्वर्जन की वजह से भी जो है वो पीपीएच हो सकता है। इनकी दो वीडियोस में अलग अलग से बनाऊंगा, वहाँ पे आप लोगों को जो है वो पीपीएच का जो है रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं टिश्यू पे। अब देखें टिश्यू का क्या मकसद है। टिश्यू का सिंपली ये मकसद है कि अगर हम डिलीवरी करवा रहे हैं तो पीछे से कोई भी मतलब कि रिटेंड, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट जो है ना, कंसेप्शन प्रोडक्ट जो है ना, कोई भी वहाँ पे पड़ा ना हुआ हो, हम उसे एनी हाउ जो है रिमूव करें। हम जो है वो डिलीवरी करवाने के बाद उसको यूट्रस को जो है क्लीन करें। सी सेक्शन हो चाहे वेजाइनल डिलीवरी हो, हम उसे जो है वो क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि कोई वहाँ पे मतलब कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो है वहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में जो है ना, मतलब कि एक उनको प्रिवेंट ना कर सके, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कोई एबनॉर्मलिटी ना लेकर आए। ठीक है, और इसके अलावा कि अगर मैं ये कहूँ कि प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो प्लेसेंटल फ्रेगमेंट किस तरह से होते हैं। देखें कभी कभार इस तरह से होता है कि हम जब वेजाइनल डिलीवरी होती है ना, तो वहाँ पे अम्बलाइकल कॉर्ड भी हमारे हाथ में आ जाता है, बेबी भी हाथ में आ जाता है। तो अम्बलाइकल कॉर्ड
कि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब कि कभी कभार ऐसा होता है कि यूट्रस जो है ना ठीक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता, तो वहाँ पे जो है ना प्लेसेंटा थोड़ा सा अधेरमेंट उसकी मतलब अटैचमेंट उसकी बरकरार रहती है थोड़ी सी, ठीक है। अब होता क्या है कि हम उसको जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना खींचते हैं, ठीक है, ज़ोर से जो इसको हम खींचते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को, ताकि प्लेसेंटा जो है निकल के आ जाए। कभी कभार इस तरह से होता है कि 70% प्लेसेंटा जो है ना वो निकल के तो आ जाता है, मगर 30% वहाँ पे जो है ना रिटेन रह जाता है, या 30 के मतलब कि 80-20 कह लो या 70-30 कह लो, इस हिसाब से रह जाता है। कुछ भी हो, रह तो जाता है, ठीक है, इस वजह से। तो कभी होता क्या हुआ कि अगर थोड़ा सा भी जो है ना प्लेसेंटा अगर वहाँ पे रह गया, तो क्या होगा कि कुछ वक्त के बाद हमें हमें तो पता नहीं चला, हमने तो जो है डिलीवरी करवा दी, वेजिनल डिलीवरी, हमें पता नहीं चला कि हमारी इस गलती ने जो है वो वहाँ पे हल्का थोड़ा सा जो है प्लेसेंटा वहाँ पे रख मतलब कि वहाँ पे रिटेन हो चुका है। अब क्या होगा कि ये देखिए मैंने पीछे से जो है ना लाइन्स बनाई हुई हैं, क्या होगा कि कुछ वक्त के बाद जो है ना ये प्लेसेंटा जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर इन्वेट कर जाएगा, ये इन्वेट कर जाएगा पूरा जो है मायोमेट्रियम में जो है वो पूरा मतलब कि एम्बेडेड हो जाएगा पूरा, ठीक है। वो इजीली जो है ना सेपरेट नहीं हो पाएगा फिर वो, देखें, तो उसको उस इजीली अगर सेपरेट नहीं होगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा। ये एग्जामिनर्स जो है ना वो सवाल पूछते हैं कि वो प्लेसेंटा इंक्रीटा, प्लेसेंटा एक्रीटा, ठीक है। तो ये थोड़े टर्म जो है ना थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो हम जो है इसमें जो है कन्फ्यूजन आपको ना हो, तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि प्लेसेंटा एक्रीटा का सिंपली यही मतलब है कि कोई भी जो है वो प्लेसेंटल जो प्रोडक्ट था, मतलब कि वहाँ पे रिटेन प्रोडक्ट है प्लेसेंटा, ठीक है, वो क्या करेगा कि अगर रह गया है वहाँ पे तो वो इन्वेट कर जाएगा, वो इन्वेट करेगा, तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं कि प्लेसेंटा, देखें मैंने वही बात बताई, प्लेसेंटा एक्रेटा और ट्रैक्शन ऑन अम्बिलिकल कॉर्ड, वहाँ से हम खींचेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड को, तो ये यहाँ तक तो जो है वो निकल के आ जाएगा, मगर ये थोड़ा सा जो है ना रह जाएगा। प्रॉब्लम यही होगी कि प्लेसेंटा जो है वो रिटेन रह जाएगा, फिर क्या करवाएगा ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में जो है ना थोड़ी सी इंटरफेरेंस करवाएगा, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करेगा, देन आखिर में क्या हो जाएगा, यूट्राइन एटनी, जैसे मैंने आपको जो है वो पहले ही बता दिया कि यूट्राइन एटनी जो है वो किस तरह से हो रही है, ठीक है। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है, देखिए प्रिवेंशन सिंपली ये है कि प्लेसेंटा जो है ना वो उसको जो है हम कंप्लीटली जो है वो उसको निकाल दें, उसको रिमूव कर दें, ठीक है। अब इस तरह से क्या है कि सी सेक्शन हो रहा है, प्लेसेंटा को हमने जो है वो आराम से जो है उसको निकाल दिया, पीछे से हम उसको जो है वो क्या करेंगे कि हमारे पास स्पंजेस वगैरह होती है ना, तो उस कपड़ा वगैरह होता है, तो हम जो है ब्लड साफ़ कर रहे होते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि हम वो लेके जो है उसको यूट्रस में उसको जो है पूरा सा जो है ना यूट्रस को जो है वो अंदर से क्लीन कर लेंगे, अंदर से क्लीन करेंगे, ज़्यादा जो है वो मतलब कि ज़्यादा एक फोर्स लगा के क्लीन नहीं करना, ज़्यादा फोर्स करेंगे तो वहाँ पे जो है ना थोड़ा सा या क्या हो जाएगा कि इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा मतलब कि क्या कह सकते हैं कि मे बी ज़्यादा जो है आप क्यूरिटाज करेंगे, क्यूरिटाज करने से क्या होता है कि वहाँ पे मायोमेट्रियम जो है वो लेयर थोड़ी सी जो है वो डैमेज हो जाती है, तो इस वजह से हमें इजीली जो है उसको प्लेसेंटल प्रोडक्ट्स को क्या करना पड़ता है कि इजीली रिमूव करना पड़ता है, वो छोटी सी लेयर्स भी होती हैं उनको भी जो है वो निकालना पड़ता है, ठीक है। तो फिर हम उसको पूरा जो है वो क्लीन करके देन जो है हम पे स्टिचिंग करते हैं, देन फिर जो है वो पेशेंट जो है वो उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपली टिश्यू का था, और ऑब्वियसली आपको जो है वो ईजी होगा, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और लास्ट जो है वो क्या है, थ्रोम्बिन है, कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर हो, ब्लड डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे वॉन बिल ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो नहीं रहे, अभी एग्रीगेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि वहाँ से जो है अगर मतलब कि बेबी जो है वो डिलीवर हो चुका है, मगर वहाँ पे जो है वो ब्लीडिंग रुक नहीं रही, ठीक है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही, तो इस वजह से हम उसको जो है वो किस वजह से नहीं रुकेगी, क्योंकि थ्रोम्बिन डिसऑर्डर हो रहा है, जैसे कि वॉन विल्ब्रेंट डिजीज़ या फिर एक्लेम्शिया है, या फिर उसके अलावा जो है क्या है, एक्लेम्शिया का क्यों सिंपल यहाँ पे मैंने मतलब बताया, क्योंकि वहाँ पे एक्लेम्शिया का मतलब सिंपली ये है कि प्री एक्लेम्शिया जब एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाएगी तो वहाँ पे यही होगा कि एक तो जो है वो प्रॉब्लम के यूट्रस की जो यूट्राइन आर्टरीज हैं वो रप्चर हो चुकी होंगी हाइपरटेंशन की वजह से, तो प्रॉब्लम यही होगा कि वहाँ से ब्लड जो है वो लीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक तो जो है वॉन विल्ब्रेंट डिजीज़ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे क्लोटिंग हो नहीं रही, क्लोटिंग हो नहीं रही, तो इसके क्या होगा कि इंटरनल ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग मतलब DIC, या फिर एक और भी ऑप्शन हो सकता है प्लेसेंटल एब्रप्शन, ठीक है। और इसके अलावा होगा क्या कि ये क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, तो ब्लीडिंग जो है छोटे से दरार से भी जो है ना ब्लीडिंग वो हो रही होगी, और ये
मतलब कि ये नहीं है कि अगर यहाँ से ब्लीडिंग छोटी सी जो है वो हो रही है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती। इट कैन बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है ब्लीडिंग हो जाएगी। इट कैन लीड टू द हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है। तो इस वजह से हाइपोटेंशन भी हो सकता है, पल्स प्रेशर भी डिक्रीज हो सकता है अगर ये कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रही तो, ठीक। तो ये मेरे ख्याल से जो है वो आखिरी जो है वो इसका कॉज था जिसकी वजह से जो है प्लेसेंटल सॉरी पोस्टमार्टम हेमरेज जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके साइन एंड सिम्टम्स को जो हम डिस्कस करते हैं, हम देखें सारे जो है वो कॉजेज़ में हो क्या रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है। तो ब्लीडिंग का सिंपल यही मकसद है कि अगर ब्लीडिंग ना रुकी तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा, टेकिकार्डिया हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन की जो है वो कंजप्शन बहुत कम हो रही है मतलब कि बॉडी में, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है। और दूसरा जो है वो यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ होगा। इसके अलावा जो है वो हाइपोटेंशन हो जाएगा। हाइपोटेंशन के अलावा जो है पल्स प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सारे कॉजेज़ जो हैं वो ब्लीडिंग मतलब कि साइन एंड सिम्टम ब्लीडिंग के साथ ही जो है वो मतलब कि मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो इतना तो क्लियर हो चुका होगा कि ब्लीडिंग होगी तो साइन सिम्टम्स तो ये क्रिएट होंगे। और कॉजेज़ वगैरह तो आप लोगों को जो है वो मैंने आपको बता दी कि 4 T's आप याद रखें। जस्ट आप कहें कि टोन, टिश्यू, ट्रॉमा, थ्रोम्बिन, तो आप इतना याद रखेंगे तो आप लोगों को जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर वैसे ही होगा जिसमें आपने अगर मेरी वीडियो ये देखी होगी तो कॉन्सेप्ट आपको वैसे ही क्लियर होगा और आप जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे किसी को भी जो है वो एग्जामिनर अगर आपसे पूछ रहा है वाइवा में या फिर कहीं पे भी, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा हम आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में क्या चीज़ें कहती हैं, देखें ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग पर जो है वो प्रोटोकॉल हम इसको जो है वो यूज़ करेंगे। सीनियर को कॉल करेंगे हेल्प के लिए। देन जो है ABCD वाला जो है प्रोटोकॉल हम जो है वो उसको इनिशिएट करेंगे। एयरवे करेंगे मेंटेन, ब्रीथिंग और वेंटिलेशन को मेंटेन करेंगे, सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे क्योंकि वहाँ पे जो है सर्कुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरे में, सर्कुलेशन को पहले मेंटेन करेंगे ज़्यादा। इसके अलावा हम ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे, ठीक है। ये हमारे जो है ना फर्स्ट जो है ना प्रिवेंशन मेयर्स हैं, ठीक है। तो हम पहले इन चीज़ों को जो है हम करेंगे बाय मसाजिंग द यूट्रस स्टॉप ब्लीडिंग। मसाज क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फंडल मसाज हम करेंगे ताकि हमें जो है पहले तो हम यही करेंगे, ठीक है। फंडल मसाज हम इससे ये करेंगे कि क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होंगी, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होंगी तो वो ब्लीडिंग फिर नहीं होगी इतनी। और बायोमेन्यूल जो है वो कंप्रेशन भी करेंगे, क्लोट्स को हम जो है वो रिमूव करेंगे, ठीक है। ये हमारी चीज़ें जो है ना पहली होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यूट्रोटॉनिक एजेंट जो है हम यूज़ करेंगे। उसमें कौन से आ रहे हैं, ऑक्सीटॉक्सिन 5 to 10 यूनिट्स हम यूज़ करेंगे। अच्छा ये सारे जो है ना मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे पेपर में आते हैं MCQs वगैरह में। तो यहाँ से जो है ना आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्यूरेट वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं और आपको जो है वो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ऑक्सीटॉक्सिन जो है हम IV या फिर जो है वो IM दे सकते हैं 5 to 10 यूनिट्स। ऑक्सीटॉक्सिन 40 यूनिट्स इन 100 ml नॉर्मल सेलाइन में भी हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेक्टल माइजोप्रोस्टोल भी हम दे सकते हैं कि हम देखें ये रेक्टल माइजोप्रोस्टोल हम पहले भी हम डिलीवरी के बाद भी हमें जो है वो देना पड़ता है क्योंकि अगर कोई भी प्रिकॉशन के लिए हम देना पड़ता है क्योंकि कोई भी रिटर्न प्रोडक्ट हो तो उससे जो है हमें एक प्रिवेंशन मिल सके, ठीक है। एक तो इसके अलावा दूसरा क्या है, सिंटोमेट्रिन। सिंटोमेट्रिन भी हम ये ड्रग देते हैं। इसके अलावा कौन सा है कि रिपीट एर्गोमेट्रिन, एक तो ये ड्रग है ये दोनों जो है वो मिक्सचर होती हैं, ठीक है। तो फिर हम इसको रिपीट भी करेंगे, रिपीट एर्गोमेट्रिन। और आखिरी जो है वो कार्बाप्रोस्ट है, ये भी हम देते हैं, ठीक है। मगर मोस्ट हम जो कॉमन जो है वो यही देते हैं, ठीक है। इन यहाँ तक जो है आप याद रखें, A से लेकर E तक। यहाँ पे आप पहले जो है उसको स्किप कर सकते हैं आप चाहें तो। इसके अलावा जो है परसिस्टेंट ब्लीडिंग अगर हो रही है तो फिर हम क्या करें, अगर किसी ट्रॉमा की वजह से तो फिर हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम उसको रिपेयर करेंगे। और अगर कोगुलेशन डिसऑर्डर है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसकी कोगुलोपैथी को जो है हमको उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट जो है हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन होगा। कोई भी अगर मतलब कि ट्रीटमेंट में अगर मेडिकेशन जो है वो मतलब कि एक MCQ जो है वो आ सकता है इस तरह से कि हमारे पास जो है PPH की पेशेंट आई है, वो प्रेजेंट करी मतलब कि PPH प्रेजेंट कर रही है, तो अगर हमने उसकी जो है वो ट्रीटमेंट की हुई है मेडिकल ट्रीटमेंट, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन अब क्या है, हम उसको सर्जिकली जो है वो ट्रीट करेंगे। अब सर्जिकली ट्रीट में जो है वो उसके जो है वो होते हैं मतलब कि एक तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन हम करेंगे, दूसरा जो है इलियक आर्टरी लाइगेशन हम करेंगे ताकि ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाए, ठीक है। चौथा जो है यूट्राइन बलून इंसर्शन करेंगे। यूट्राइन बलून इंसर्शन करते हैं तो देखें ये यूट्रस है ना,
ये यूट्रस है फॉर सपोज, ठीक है। अब होगा क्या कि हम यहाँ से जो है ना पूरा सा बलून जो है वो पूरा इंसर्ट करेंगे यहाँ पे पूरा, उसको इन्फ्लेट कर देंगे। होगा क्या कि ब्लीडिंग फिर जो है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि वो सारा जो है वो ब्लीडिंग को जो है वो कवर कर रहा होगा सरफेस एरिया को, ठीक। एक तो ये है, और आखिरी जो है वो हिस्टेरेक्टोमी है। अगर ब्लीडिंग फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही तो लास्ट ऑप्शन हर किसी के पास यही होता है, एक ऑब्स्टेट्रिशियन के पास, कि उसकी हिस्टेरेक्टोमी हम कर दें, ताकि पेशेंट जो है वो मरने से बेहतर है कि हम उसकी जो है पहले से जो है वो हिस्टेरेक्टोमी कर दें, ताकि पेशेंट की उसकी लाइफ जो है वो हम बचा सकें, ठीक है। तो ये जो है सारी इसकी ट्रीटमेंट जो है हो गई, ठीक है। तो अब इसमें अगर आपको कोई भी जो है क्वेश्चन जो है आपको समझ में ना आ रहा हो, या कोई भी ऐसा जो है वो इसमें पॉइंट हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो हम उससे जो है वो कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।